स्टूडेंट्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने YouTube चैनल ओजी क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने जो टॉपिक प्रकाश वाला स्टार्ट किया हुआ था, इसकी हम 7 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज क्लास कौन सी है? क्लास नंबर 8। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो प्रकाश का परावर्तन की घटना, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके बेस पे क्या उदाहरण है, किस में होता है, किस में होती है परावर्तन की घटना? दर्पण में होती है। इसके बाद में हमने अपवर्तन के बारे में जाना, अपवर्तन क्या होता है, इसके उदाहरण क्या है और अपवर्तन की घटना किस में होती है? लेंसों में होती है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ठीक है प्यारे साथियों, इससे पहले हम एक टॉपिक जानेंगे, अपवर्तनांक क्या होता है। तो आप हेडिंग लगाएंगे अपवर्तनांक। तो दोस्तों, आपने हेडिंग लगानी है अपवर्तनांक के बारे में। अपन फिलहाल जानेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो दोस्तों, एक्चुअली अपवर्तनांक होता है क्या है? एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष विचलन ही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक या बीमा नहीं होती है, अपवर्तनांक का मात्रक या बीमा नहीं होती है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप लिखेंगे। और प्रकाश की जो चाल होती है वो भी अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। सर्वाधिक अगर अपवर्तनांक की बात करें तो किसका होता है? हीरे का। कितना होता है? 2.42। तो ये सब आपने जाना अपवर्तनांक के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई, क्या बताई? कि एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष विचलन, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष विचलन ही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपवर्तनांक कहलाता है। इसके बाद मैंने आपको दूसरा पॉइंट क्या बताया था? कि अपवर्तनांक का मात्रक या बीमा नहीं होती है। तो ये भी आप लिखेंगे कि अपवर्तनांक का मात्रक व बीमा नहीं होती है। अपवर्तनांक की मात्रक और बीमा नहीं होती है। प्रकाश की चाल भी किस पे डिपेंड करती है? अपवर्तनांक पर निर्भर करती है दोस्तों। तो ये भी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक की जब हमने बात कही थी तो किसका बताया था? हीरे का। कितना? 2.42। उसके बाद में बात आती है निर्वात का। कितना होता है? 0। वायु का कितना होता है? 1। तो यह आप लिखेंगे। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका बताया था? सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका बताया था? हीरे का। कितना? 2.42। इसके बाद में बताया था निर्वात का। निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? 0। उसके बाद में वायु का। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। ठीक है प्यारे साथियों, तो हमने जो अपवर्तनांक है उसके बारे में स्टडी कर लिया। अपवर्तनांक क्या होता है, सर्वाधिक अपवर्तनांक कितना होता है, किसका होता है, ये अपन जान चुके हैं। इसके बाद में जो अपना टॉपिक है कौन सा रहेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप हेडिंग लगाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है प्यारे साथियों, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लाइट वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा। 7 क्लास हम इसकी कर चुके हैं, आज क्लास 8वीं है और भी अभी क्लासेज आएंगे, अभी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे। तो आप हेडिंग लगाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
क्या हेडिंग लगाएंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो कंडीशंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि होने ही चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है। तो कितनी शर्त हैं? दो। शर्त एक क्या है और शर्त दो क्या है? देखिए, शर्त एक तो यह है कि प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करनी चाहिए? प्रवेश करनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा क्या बताया मैंने? पहला कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करें। सबसे पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, दूसरी कंडीशन क्या बताई थी? जो आपतन कोण का मान है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो प्यारे साथियों, आपको बता देता हूं कि जब आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो जो आपतन कोण है वो क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण। तो आप लिख सकते हैं क्रांतिक कोण के बारे में। क्रांतिक कोण की डेफिनेशन क्या होती है? जब आपतन कोण 90 डिग्री हो जाए तो आपतन कोण को क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्रांतिक कोण कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो अपने पास जो बात समझ के निकल गई कि क्रांतिक कोण क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि जब आपतन कोण 90 डिग्री हो जाए तो आपतन कोण क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण कहा जाता है। इसके बेस पे क्या क्या उदाहरण है वो आपको बताता हूँ। तो लिखिए आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित उदाहरण। सबसे पहले उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो उदाहरण हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले उदाहरण की बात करें, हीरे का चमकना। हीरा जो चमकता है वो कौन सी घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा उदाहरण मृगमरीचि का। दोस्तों, आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में हमें सड़क पर दूर से क्या दिखाई देता है? पानी। किसके कारण दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण दिखाई देता है। तीसरा उदाहरण की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु भी किस पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर। प्रकाशिक तंतु ये भी किस पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर। ये क्या करता है? सूचना प्रसारण का कार्य करता है। सूचना प्रसारण का कार्य करता है। तो दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर घटनाएं हीरे का चमकना, मृगमरीचि का, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर जो कि सूचना प्रसारण का कार्य करता है, कौन सी घटना पर आधारित होते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे देखिएगा। तो हमने परावर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, इनके बारे में अपन जान चुके हैं। अब हम जानेंगे वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण विक्षेपण हेडिंग लगाएंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है? जिसकी आपतित सतह और निर्गत सतह दोनों कैसी हो? समतल हो, क्या कहा जाता है? प्रिज्म कहा जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद में हमारे पास जो बात निकल के सामने आती है वो है कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है।
तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आपको पता दूंगा कि विबग्योर जिसे बोलते हैं, बैंगनी, इंडिगो, रेड, ऑरेंज, जो ये कलर हैं 7, इनमें बढ़ जाता है। तो प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। प्रकाश की यह घटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है प्यारे साथियों, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि प्रिज्म क्या होता है, कि जिसकी आपतित सतह, जिसकी आपतित सतह व निर्गत सतह दोनों कैसी हो, निर्गत सतह, दोनों समतल हो, दोनों समतल हो, क्या कहा जाता है, प्रिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब वर्ण विक्षेपण की बात करें तो मान लीजिए ये कोई प्रिज्म है। ठीक है दोस्तों, ये श्वेत प्रकाश यहाँ से आपतित होता है, श्वेत प्रकाश, और इस तरह से यहाँ से 7 रंगों में बढ़ जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, विबग्योर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। प्रकाश की यह घटना ही क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। वायलेट, इंडिगो, ये होता है ब्लू, ये होता है ग्रीन, ये होता है येलो, ये होता है ऑरेंज, और ये होता है रेड। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन लिखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है। प्रकाश की यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो ये आप लिखेंगे, और डायग्राम मैंने आपको बता दिया। अब आपको लिखना है डेफिनेशन क्या होती है। तो लिखेंगे, जब श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है, प्रिज्म से टकराता है, तो अपवर्तन के कारण, किसके कारण, अपवर्तन के कारण यह प्रकाश किसके कारण हो रहा है, अपवर्तन के कारण यह प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है। प्रकाश की यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, किसी प्रिज्म से टकराता है, तो कौन सी घटना के कारण, अपवर्तन के कारण यह 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको कलर कौन कौन से बताए थे, विबग्योर। ठीक है दोस्तों, अगर सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य की बात करें तो किसकी होगी, रेड की, सबसे कम वायलेट की। लेकिन अगर आवृत्ति की बात करें तो सबसे कम इसकी, सबसे ज़्यादा इसकी। तो आप ये लिखेंगे दोनों पॉइंट्स कि सर्वाधिक वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की होती है। सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम आपको बताया था बैंगनी रंग की। ठीक है, लेकिन बैंगनी रंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक आवृत्ति, सर्वाधिक आवृत्ति ये होती है बैंगनी रंग की। लेकिन निम्न आवृत्ति ये किसकी होती है, लाल की। ठीक है, तो ये वर्ण विक्षेपण के बारे में हमने जाना कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है तो अपवर्तन के कारण वह 7 रंगों में बढ़ जाता है। वो 7 रंग कौन कौन से हैं, विबग्योर, बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मैंने आपको बताया सर्वाधिक तरंग होती है जो लाल रंग की होती है, सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी रंग की, ठीक है। और सर्वाधिक जो आवृत्ति होती है वो बैंगनी रंग की होती है, सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, लाल रंग की होती है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, इससे आगे अपन कल देखेंगे। तो दोस्तों 8 क्लास आज हम कंप्लीट कर चुके हैं, किसकी, लाइट की। कल हमारी जो क्लास रहेगी वो क्लास नंबर 9 रहेगी। तो दोस्तों आपने क्या करना है, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल OGA क्लासेज को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। और PDFs के लिए क्लास PDF प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की PDFs के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि OGA क्लासेज के नाम से सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है दोस्तों। अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर करते रहिए और हमारी वीडियोज़ पाने के लिए OGA क्लासेज को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।